गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो है हमारा पूरी तरह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। CFT VVT हमने पढ़ाया, CFT का एक पोर्शन हमने VVT में कवर करा दिया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगैंड। आज आप एक एक बात समझेंगे कि कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग है और क्यों, कौन वीक है और क्यों। स्ट्रॉन्ग और वीक तो आप समझ चुके हैं, कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ये भी समझ चुके हैं, क्यों स्ट्रॉन्ग है और क्यों वीक है ये आज आप समझेंगे। तो ये रहा आपकी CFT। तो पहले मैं बता दूं, ये फिजिक्स की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है बच्चों? ये फिजिक्स की थ्योरी है। फिजिक्स में हम एटॉमिक ऑर्बिटल नाम की कोई चीज पढ़ते नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नाम की कोई चीज पढ़ते नहीं है, बॉन्ड बनेगा और एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, ये सब फिजिक्स में हम पढ़ते नहीं है। तो फिजिक्स की थ्योरी भी ऐसी ही होगी। पहला, एनायनिक लिगैंड जिन पर नेगेटिव चार्ज है Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस आर ट्रीटेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज एंड न्यूट्रल लिगैंड एज पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल का मतलब आपने पढ़ा होगा ना क्लास चैप्टर 5 क्लास 11th में कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो एक ऐसा इंस्टेंट आता है जब नेगेटिव चार्ज एक तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होता है। ऐसा थोड़े सेकंड के लिए होता है, इसे हम कहते हैं पॉइंट डाइपोल। अच्छा, ये पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि जो इनका चार्ज है ना, इनकी साइज से भी छोटा है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ साइज, इसका मतलब पॉइंट चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज even smaller than magnitude of size। पॉइंट चार्ज का यही मतलब है। इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगैंड इज प्योरली आयनिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक, जो आयंस का इंटरेक्शन होता है। देयर इज नो इंटरमिक्सिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि होते ही नहीं है। फिजिक्स की ये थ्योरी है, आयंस में बिलीव करती है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंसेप्ट में बिलीव नहीं करती। 5d ऑर्बिटल होते हैं आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम के पास। आइसोलेटेड मतलब लिगैंड के कांटेक्ट में नहीं आया है। आइसोलेटेड का यही मतलब हुआ कि लिगैंड के कांटेक्ट में नहीं आया है। ठीक है, उनके जो 5d ऑर्बिटल है मेटल आयन के, जो लिगैंड के कांटेक्ट में अब तक नहीं आया है, उसके पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी एक बराबर है। उन्हें कहते हैं डिजनरेट। डिजनरेसी इज मेंटेन्ड। अच्छा, अगर एक निगेटिव चार्ज स्पीसीज चारों तरफ से मेटल आयन को घेर ले तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी जरूर बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, लेकिन अभी भी पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। अगर निगेटिव चार्ज मेटल आयन के ऑर्बिटल को चारों तरफ से घेर ले मेटल आयन को, इसीलिए कहा गया है ना स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब चारों तरफ से घेर ले, तो ऐसे में पता चला उन ऑर्बिटल की एनर्जी जरूर बढ़ती है, लेकिन अभी भी उनकी एनर्जी एक दूसरे के बराबर है, डिजनरेट है। छठा पॉइंट क्या है? इफ negative charge surrounding the metal ion is of ligand। अगर नेगेटिव चार्ज लिगैंड का है, क्योंकि लिगैंड सभी डायरेक्शन से बराबर नहीं आते, किसी डायरेक्शन में उनका अप्रोच ज्यादा होगा, किसी डायरेक्शन से उनका अप्रोच कम होगा, अब जाके डीजनरेसी टूटेगी। द डीजनरेसी ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल, क्या बोलोगे? इज लॉस्ट। सतवें पे आओ, सतवां क्या है? इफ द लॉस इन डीजनरेसी, लॉस इन डीजनरेसी जो होता है रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। जो लॉस इन डीजनरेसी है, जब आपका देखिए मेटल आयन जब तक अकेला है, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी एक बराबर है। ठीक, दूसरा केस लीजिए, जब कोई निगेटिव स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया, सभी डायरेक्शन से एक बराबर आया, रिपल्सन हुआ, रिपल्सन होने से डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, लेकिन अभी भी पांचों की एनर्जी एक बराबर है। लेकिन तीसरा केस लीजिए, मान लीजिए लिगैंड आ गया। लिगैंड हर डायरेक्शन से बराबर तो नहीं आएगा, किसी डायरेक्शन से अप्रोच ज्यादा होगी, किसी से कम होगी।
यहां पे डीजेनरेसी कम ज्यादा होने लगेगी, लॉस होने लगेगा डी ऑर्बिटल का, और डीजेनरेसी का लॉस डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करा देता है। यही है आपका, यही आपके सारे पॉइंट हैं, पास्टुलेट हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे, एक बार रिवीजन करा दें जरा। डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्लियर है, दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने बताया था। डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट, कितने डी ऑर्बिटल होते हैं, कौन से एक्सियल होते हैं, कौन से नॉन एक्सियल होते हैं, लोब्स कितनी होती हैं, सब मैंने बताया है। कौन होता है अलोंग द एक्सिस, कौन होता है इन बिटवीन द एक्सिस, सब बात मैंने क्लियर किया है। थोड़ा रिवाइज करा दो, रिवीजन कर लीजिए जरा, जरूरी है। पहला, जब यल की वैल्यू 2 होती है तो ml की वैल्यू क्या होती है, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक, ये होती है ml की वैल्यू। आपको पता है 0 किसके लिए होता है, dz स्क्वायर के लिए, बाकी सबको आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो 5 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये होता है। 5 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, आपको मैंने बताया है कि ये जो तीनों होते हैं, मैंने डायग्राम बनाया था, ये नॉन एक्सियल होते हैं। लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में इनके लोब्स आते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक्सियल होते हैं। लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, ये नॉन एक्सियल हैं। इनके लोब्स कहां होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, इनके होते हैं अलोंग द एक्सिस, ये एक्सियल है। जब तक लिगैंड नहीं आया है तब तक पांचों की एनर्जी एक बराबर है, पांचों भाई एक बराबर एनर्जी के साथ हैं। जब लिगैंड आएगा तब स्प्लिटिंग चालू होगी, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तब स्प्लिटिंग चालू होती है। ठीक है, तो ये तीनों नॉन एक्सियल ये एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों एक्सियल ये एक साथ हो जाएंगे, ये तीन एक साथ, ये दो एक साथ। इसी को आप कहते हैं स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग कब होती है, जब डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस में, मेटल आयन के प्रेजेंस में लिगैंड आता है उसके कांटेक्ट में, तब आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है। तो अगला टॉपिक हमारा यही, स्ट्रक्चर मैं बनवा चुका हूं, दूसरे या तीसरे वीडियो में डिटेल में स्ट्रक्चर मैंने बनवाया है, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए। फिर आइए स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगला टॉपिक हमारा वही है, हमारा स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा होगा ना क्लास 12th में, पहला चैप्टर क्या बताता है, एक क्यूब के पास 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं, 12 एज सेंटर होते हैं, यही पढ़े हो ना। 1 क्यूब हैज 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर, 12 एज सेंटर, वही तो हमें काम आएगा। देखो इधर मेटल आयन है, अब देखिए पहले समझिए, एक्सियल ऑर्बिटल आर अलोंग फेस सेंटर, पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल आर अलोंग एज सेंटर, एंगल बिटवीन फेस सेंटर एंड एज सेंटर इज 45 डिग्री। लास्ट, ठीक, लास्ट क्या है, लिगैंड अप्रोचेस थ्रू फेस सेंटर। ठीक, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये रहा। पहले ये 4 पॉइंट समझ लीजिए, आप पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। इन्हीं 4 पॉइंट में सारा कंसेप्ट है,
पहला कंसेप्ट एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं फेस सेंटर के अलोंग। फेस सेंटर कहां होता है? 1 2 3 4 5 6, 6 फेस सेंटर होते हैं। ये 6 फेस सेंटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस सेंटर होते हैं। 6 क्या होते हैं? फेस सेंटर। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल एज सेंटर के अलोंग होते हैं। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहां होते हैं? एज सेंटर के अलोंग। फेस सेंटर और एज सेंटर के बीच का एंगल 45 डिग्री। और लास्ट, लिगैंड अप्रोच करेगा थ्रू फेस सेंटर। एक बात बताओ, जब लिगैंड फेस सेंटर से आएगा तो जो ऑर्बिटल फेस सेंटर के अलोंग पहले से मौजूद है उसी का रिपल्सन ज्यादा होगा ना। जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसी की एनर्जी ज्यादा होगी ना। क्लियर बात है, छोटी सी बात है ये कि जब हम फेस सेंटर के अलोंग लिगैंड आ रहा है, जो ऑर्बिटल पहले से उस फेस सेंटर के अलोंग प्रेजेंट है उसी का रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। ये देखो आ गया ऑर्बिटल, आ गया। आपके 6 लिगेंड आ गए, 6 लिगेंड अप्रोचेस फ्रॉम 6 फेस सेंटर। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी 6 लिगेंड आएंगे। 6 लिगेंड अप्रोचेस फ्रॉम 6 फेस सेंटर। 6 लिगेंड आएंगे अलोंग 6 फेस सेंटर। ये 4 पॉइंट, 4 पॉइंट जिसने समझ लिया उसका कंसेप्ट क्लियर है, उसको दिक्कत नहीं है। बस यही 4 पॉइंट आप समझ लीजिए, आपको स्प्लिटिंग आराम से आ जाएगी। ये रही आपके स्ट्रक्चर। अब देखिए ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, लिगैंड के पास निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज दोनों के बीच रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगी। बेटा ये 4 पॉइंट है हमारे इंपॉर्टेंट। इन 4 पॉइंट पे जो कमांड करेगा उसको स्प्लिटिंग समझ में आ जाएगी। पहले इन 4 पॉइंट को मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, सुन लो। एक्सियल ऑर्बिटल फेस सेंटर के अलोंग होगा, नॉन एक्सियल एज सेंटर के अलोंग होगा। एक क्यूब के पास 6 फेस सेंटर होते हैं, एक क्यूब के पास 12 एज सेंटर होते हैं। एंगल बिटवीन फेस सेंटर और एज सेंटर 45 डिग्री। और लिगैंड फेस सेंटर के अलोंग आएगा। एक बात बताओ, लिगैंड के पास निगेटिव चार्ज, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। यही तो कारण है स्प्लिटिंग होती है। एक्सियल वालों की एनर्जी बढ़ गई, नॉन एक्सियल वालों की घट गई। यही तो रीजन है बेटा। ये था आपका डायग्राम। अब मैं जा रहा हूं जो पोस्टुलेट पढ़े हो उससे एक डायग्राम बनाने, वही डायग्राम आपको समझना है। पोस्टुलेट जो पढ़े हो ना अभी सीएफटी का, उसी पोस्टुलेट को पढ़ते हुए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। आप भी उसी पोस्टुलेट को पढ़ो, डायग्राम समझ में आ जाएगा। चलो, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम 1 2 3 4। आपके 5 डी ऑर्बिटल, पांचों की एनर्जी एक बराबर। कब? जब ये आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन थे तब, यानी जब लिगैंड प्रेजेंट नहीं था तब पांचों की एनर्जी एक बराबर। अब मान लो स्फेरिकली सिमेट्रिकल नेगेटिव चार्ज आ गया, चारों डायरेक्शन से एक बराबर, तो एनर्जी पांचों की बढ़ेगी, लेकिन अभी भी पांचों डीजनरेट रहेंगे। जो पोस्टुलेट में लिखे थे उसी से डायग्राम बन रहा है। बन गया। अब आएगा लिगैंड। लिगैंड आएगा अलोंग फेस सेंटर। अलोंग फेस सेंटर आएगा तो जो एक्सियल वाले हैं वो ज्यादा रिपल्सन करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एक्सियल में दो थे, डीजेड स्क्वायर, डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ गई। एक हो गया डीजेड स्क्वायर, एक हो गया डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, नॉन एक्सियल में 3 थे, उनकी एनर्जी बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी, कम हो गई। डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ये हो गया। यही है स्प्लिटिंग। स्प्लिट हुए कि नहीं हुए? ये जो आपका ये ग्राउंड स्टेट है, ये हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट है। ये आपका क्या है बच्चों? स्प्लिटेड स्टेट। ये क्या है?
स्प्लिटेड स्टेट। ये जो गैप आ रहा है ना, इसी गैप को आप नाम देते हो इसका डेल्टा ओ, इसी गैप को आप बोलते हो। यहां से जो हम चले इसको कहते हैं बेरी सेंटर। दो ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर, इनका नाम है ईजी। तीन ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर, इनका नाम है T2G। यहां तक हम आए हैं। अभी मैं सब लिख देता हूं एक बार, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि किसे ईजी, T2G, डेल्टा ओ, बेरी सेंटर, ये सब क्या है, सब लिख दे रहे हैं। ईजी क्या है? डबली डीजनरेट, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल। T2G क्या है? डबली मतलब दोनों की एनर्जी बराबर है। T2G क्या है? ट्रिपली, तीन है ना, तो ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। डेल्टा ओ है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ईजी है डबली डीजनरेट ऑर्बिटल, T2G ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल, डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये आया, ये स्प्लिट कर गए डेल्टा ओ। ये बेरी सेंटर क्या है? ये जो हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट है ना, इसी को हम मानते हैं पैरामीटर। जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, ठीक है, जो इसके ऊपर है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो इसके नीचे है उसकी एनर्जी कम है, इसी को हम मानते हैं पैरामीटर। और कैलकुलेशन में आसानी रहे इसीलिए हम मानते हैं कि इसकी एनर्जी है जीरो। जो इसके ऊपर है उसकी एनर्जी प्लस में है, जो इससे नीचे है उसकी एनर्जी माइनस में है। ठीक। बेरी सेंटर क्या है? बेरी सेंटर, बेरी सेंटर क्या है भाई? द एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल excited state of d orbital. For simplicity in calculation, its energy is taken as zero. देख लो पहले, हर बात मैंने लिख दिया। ईजी का मतलब, T2G का मतलब, डेल्टा ओ का मतलब, बेरी सेंटर का मतलब, सब का मतलब मैंने लिख दिया। बच्चों जब ये ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं ना, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसका नाम हम देते हैं CFSC। CFSC क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन ऑर्बिटल आर स्प्लिटेड। अभी मैं लिख देता हूं CFSC, क्योंकि अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ CFSC। अगला वीडियो होगा कैलकुलेशन ऑफ CFSC। तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में इसको लिखिएगा। बेरी सेंटर क्या है? उसकी एनर्जी को हम जीरो मानते हैं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। बेरी सेंटर क्या होता है? पैरामीटर होता है किसका? आप जो बेरी सेंटर के ऊपर है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो इसके नीचे है उसकी एनर्जी कम है। एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट ऑफ डी ऑर्बिटल, फॉर सिंप्लिसिटी उसकी एनर्जी को मान लिया जाता है जीरो। एक्चुअली होती नहीं, लेकिन हम निकालते नहीं, उसको जीरो मान लेते हैं। क्यों? ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। रियल एनर्जी से हमें मतलब नहीं है, सुन लो साफ साफ। एग्जैक्ट एनर्जी से हमें कोई लेना देना नहीं है, होती है नहीं होती है हम जानते ही नहीं। हमें जानना है एब्सोल्यूट एनर्जी, कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी कितना बढ़ी या इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी कितना घटी, हमें यही जानना है। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आए बताएं, पहले इसके बारे में कुछ जानकारी दें, तो अगला वीडियो CFSC का बनेगा। अच्छा, अगला क्या है? CFSC की डेफिनेशन। द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग splitting of metal orbital are called crystal field stabilization energy। मेटल डी ऑर्बिटल,
ठीक, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी, कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि डेल्टा ओ ज्यादा कब होता है, डेल्टा ओ कम कब होता है। स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड तो जान ही गए हैं, अब ये भी जान लें कि स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड, कोई लिगेंड क्यों स्ट्रांग होता है और कोई लिगेंड क्यों वीक होता है। अगले वीडियो में ये दो चीजें हम कवर करेंगे।